नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ASP आर्य स्टडी पॉइंट पर। हम हरियाणा बोर्ड की 10th क्लास की इतिहास की पाठ्य पुस्तक भारत एवं विश्व के पहले लेसन अध्याय 1 सरस्वती सिंधु सभ्यता का एक क्विक रिवीजन करेंगे। ये फटाफट से इस क्विक रिवीजन को स्टार्ट करते हैं। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। जल्दी से इसका रिवीजन करेंगे। इस रिवीजन में हम लगभग पूरे लेसन को कवर करेंगे और जो भी आपके क्वेश्चंस इससे बनते होंगे वो सारे के सारे इस क्विक रिवीजन के अंदर आ जाएंगे, जहाँ जहाँ से जो भी क्वेश्चन बनेगा। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा लें। तो आइए करते हैं फटाफट से इस क्विक रिवीजन को स्टार्ट। अध्याय 1 सरस्वती सिंधु सभ्यता। सरस्वती सिंधु सभ्यता के बारे में हम पढ़ेंगे। भारत की प्राचीन इतिहास के अंदर शामिल है, भारत की प्राचीन सभ्यता है जिसका नाम सरस्वती सिंधु सभ्यता है। सरस्वती और सिंधु नदियों के उपजाऊ मैदानों में भारत की पहली नगरीय सभ्यता का उदय हुआ, यानी ये भारत की पहली नगरीय सभ्यता है। इस सभ्यता के जो पूरा स्थल है यानी जो स्थान है वो सरस्वती व सिंधु नदियों के किनारे होने के कारण से इसको क्या कहा जाता है, सरस्वती सिंधु सभ्यता, या फिर इसको सिंधु सभ्यता भी कहते हैं। इसके साथ साथ इसका एक नाम हो रहा है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि जो पहला स्थान खोजा गया था उसका नाम हड़प्पा था। सर्वप्रथम 1921 में दयाराम साहनी ने पंजाब प्रांत में हड़प्पा और 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो नामक पुरास्थलों का उत्खनन किया। तो जो सबसे पहला स्थान खोजा गया था वो पंजाब प्रांत के अंदर हड़प्पा खोजा था और इसकी जो खोज की थी वो दयाराम साहनी ने की थी सन 1921 ईस्वी के अंदर। और जो दूसरा स्थल था वो मोहनजोदड़ो था आपका, जिसकी खोज राखलदास बनर्जी ने की थी 1922 ईस्वी में। ये आपके सिंध प्रांत के अंदर खोजा गया। ये दोनों ही स्थान वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर है, पाकिस्तान वाले पंजाब और सिंध के अंदर। अब बात करते हैं सरस्वती सिंधु सभ्यता के विस्तार की। तो जो सरस्वती सिंधु सभ्यता का विस्तार है वो पूर्व दिशा में आलमगीरपुर से लेके, उत्तर प्रदेश के अंदर है हमारा जो उत्तर प्रदेश है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, आलमगीरपुर वहाँ से लेके पश्चिम में सुतकागेंडोर नाम की जगह तक है, जो कि बलूचिस्तान के अंदर है। आपकी बलूचिस्तान वर्तमान में पाकिस्तान है। तो पूर्व में आलमगीरपुर से लेके पश्चिम में सुतकांगेडोर तक तथा उत्तर में मांडा जम्मू से लेके दक्षिण में दायमाबाद महाराष्ट्र तक इसका विस्तार है। तो ये आपका पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण इसका विस्तार हमने देख लिया। आलमगीरपुर से सुतकांगेडोर और मांडा से दायमाबाद। इस सभ्यता के क्षेत्रफल की बात करते हैं तो कितना है, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। आपकी बुक्स के अंदर 2,15,000 वर्ग किलोमीटर दे रखा है, जो कि गलत डाटा है। ये डाटा आपका एग्जैक्ट सही है और हरियाणा बोर्ड ने इसको ठीक माना है। इसमें सुधार करने के लिए हरियाणा बोर्ड ने अभी एक नोटिफिकेशन भी जारी किया था। तो आप इसी डाटा को याद करेंगे, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, जिसमें पूर्व से पश्चिम इसकी लंबाई कितनी है, 1600 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण 1400 किलोमीटर। इस सभ्यता के पूरा स्थलों की बात करें तो पंजाब में, हरियाणा में, जम्मू कश्मीर, पश्चिम उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान, गुजरात और पाकिस्तान में इसके पुरास्थल पाए जाते हैं। पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान, सिंध आदि प्रांतों में मिलते हैं। और ये हरियाणा, भारत की बात होगी, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, पश्चिम उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान और गुजरात। हरियाणा की बात कर लें, उसमें राखीगढ़ी, बनवाली ये हरियाणा में है। मोहनजोदड़ो ये आपका पाकिस्तान के सिंधु प्रांत में है। हड़प्पा ये पंजाब पाकिस्तान वाले में है। धोलावीरा जो भारत के गुजरात के अंदर, कालीबंगा भारत के राजस्थान के अंदर। ये इसके कुछ महत्वपूर्ण नगर हैं सिंधु घाटी सभ्यता के कहें या सरस्वती सिंधु सभ्यता के। यहाँ आप मैप में देख सकते हो इन स्थलों को। ये आपका रोपड़ पंजाब के अंदर, हड़प्पा ये पाकिस्तान में है, बनवाली हरियाणा, राखीगढ़ी हरियाणा, मीताथल हरियाणा, कालीबंगा राजस्थान, ये आपका मेहरगढ़ है ये भी पाकिस्तान के अंदर है। मोहनजोदड़ो ये आपका पाकिस्तान में है। धोलावीरा ये गुजरात के अंदर है। लोथल है ये गुजरात के अंदर है। तो इसके कुछ मुख्य स्थल हैं। अगर इसकी हम बात करें, जो इसकी लंबाई और चौड़ाई की, जो इसकी ऊपर से नीचे की यानी उत्तर से जो दक्षिण की लंबाई है वो आपकी हमने पढ़ी 1400 किलोमीटर और पूर्व से जो पश्चिम की है वो 1600 किलोमीटर है। अब बात कर देते हैं इसका कालक्रम कि ये कब की है। तो इस सभ्यता की शुरुआत 7,500 से 7,000 ईस्वी पूर्व सरस्वती नदी के तट पर हुई। इस सभ्यता में 3200 ईस्वी पूर्व में नगर योजना के लक्षण, लेखन कला व मुहावरों का विकास और नापतोल की पद्धति का विकास हुआ। यानी कि अगर नगरीय योजना की बात करें तो वो लगभग आपके 3200 ईसा पूर्व के आसपास दिखाई देने लग जाती है। 1900 ईस्वी पूर्व तक आते आते नगरीय सभ्यता का बदलाव जो है वो ग्रामीण संस्कृति में होना शुरू हो गया। तो ग्रामीण में इसका बदलाव हो जाता है
और 1300 ईस्वी से पूर्व इस सभ्यता का लगभग पतन हो जाता है। अगर इसके कालक्रम को देखें तो 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला प्रारंभिक काल यानी आरंभिक हड़प्पा, इसको हम कह सकते हैं। प्रारंभिक काल को क्या कह सकते हैं? आरंभिक हड़प्पा या आरंभिक सरस्वती सिंधु सभ्यता, जो कि आपकी 4000 से लेके 2600 ईसा पूर्व तक है। इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक आपका आरंभिक कृषि वाली व्यवस्था और दूसरी आपकी ग्रामीण। पहली क्या? आरंभिक कृषि और दूसरी ग्रामीण। इस प्रकार इसको भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं। दूसरा आपका नगरीय काल या फिर इसको हम विकसित हड़प्पा कह सकते हैं, जिसके बारे में हम ज़्यादातर पढ़ते हैं। 2600 ईसा पूर्व से लेके 1900 ईसा पूर्व तक ये विकसित हड़प्पा रही है। और इसके बाद उत्तरकाल यानी हड़प्पा सभ्यता का जो पतन है वो 1900 से लेके 1300 ईसा पूर्व के बीच इसका पूरी तरह से पतन हो जाता है। अब बात करते हैं सरस्वती सिंधु सभ्यता की नगर योजना के बारे में। सरस्वती सिंधु सभ्यता की नगर योजना कैसी थी? इस सभ्यता के नगरों में प्रायः पूर्व और पश्चिम की दिशा में 2 टीले मिलते हैं। तो यहाँ पे जो आपको नगर मिलेंगे वो 2 भागों में विभाजित मिलेंगे, पूर्व का टीला और पश्चिम का टीला। पूर्व के टीले को पर आवासक क्षेत्र यानी इसको हम आवासीय क्षेत्र कह सकते हैं, और पश्चिम के टीले पर क्या स्थित होता था? दुर्ग होता था। नगर के आवास क्षेत्र में यानी जो आवास क्षेत्र होता था यानी कि आपका पूर्व का टीला है, वहाँ सामान्य नागरिक रहते थे, व्यापारी, शिल्पकार, कारीगर और श्रमिक रहते थे। दुर्ग के अंदर यानी जो पश्चिम का टीला आपका, वहाँ प्रशासनिक, सार्वजनिक भवन और अन्नागार होते थे। इस सभ्यता की जो सड़कें थी उनको नगरों को, यहाँ गलत छपा हुआ ये नगर आएगा, यहाँ नगरों को 5-6 खंडों में विभाजित करती थी। और मोहनजोदड़ो में जो मुख्य सड़कें थी उनकी चौड़ाई कितनी होती थी? 9.15 मीटर हमें देखने को मिलती है। गलियाँ यहाँ की औसतन कितनी है? 3 मीटर चौड़ी थी। सड़कें इनकी कच्ची होती थी, लेकिन फिर भी साफ़ सफाई का ये लोग विशेष ध्यान रखते थे। भले ही सड़कें कच्ची हों, लेकिन साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान रखा जाता था। क्यों? सड़कों के किनारे हमें कूड़ेदान देखने को मिलते हैं जिनके अंदर कूड़ा डाला जाता था। घरों की जो नालियां हैं वो सड़क के किनारे बड़े नालों में गिरती थी, फिर नालों के माध्यम से पानी नगर के बाहर चला जाता था। नालियां थी वो पक्की ईंटों की बनाई जाती थी और ऊपर से इनको ढका जाता था। तो ये आपकी नगर योजना होगी। नगर योजना के 3-4 पॉइंट हैं कि प्रत्येक नगर को 2 भागों में 2 टीलों में बांटा गया, पूर्वी पश्चिमी। पूर्व का आपका आवासीय क्षेत्र है, पश्चिम टीला आपका दुर्ग है। पूर्व में जो सामान्य लोग रहते हैं आवासीय क्षेत्र में, और दुर्ग के अंदर प्रशासनिक लोग रहते हैं। सड़कें नगरों को 5-6 खंडों में विभाजित करती हैं। मुख्य सड़कें 9.15 मीटर चौड़ी, गलियां औसतन 3 मीटर चौड़ी। सड़कें कच्ची हैं लेकिन साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। सड़कों के किनारे आपको कूड़ेदान रखे मिलेंगे। और घरों की नालियों की बात करें तो वो घरों से निकल के बड़े नालों में गिरती है और वहाँ से नालों के माध्यम से पानी नगर के बाहर चला जाता है। नालियाँ इनकी पक्की ईंटों से बनी और ढकी हुई है। इसके साथ साथ इस सभ्यता की आवासीय भवनों में जो है वो 3-4 कमरे आपको देखने को मिलते हैं। रसोई घर मिलता है, स्नान घर, भवन के बीच में आंगन होता है। और जो घर संपन्न है, जो समृद्ध घर हैं यानी अमीरों के घर हैं या थोड़ा सा जिसके पास धन है, ऐसे घरों में कुआं भी हमें देखने को मिलता है और कुएं के साथ साथ शौचालय भी होते थे। मकानों में आपको खिड़कियां, रोशनदान मिलेंगे। दीवारों पर प्लस्तर के भी सबूत मिले हैं, यानी दीवारों के ऊपर ये प्लस्तर करते थे। सामुदायिक भवनों में जो हमें मिला वो सभा भवन मिला है। अन्नागार और स्नानागार ये हमें सामुदायिक यानी सार्वजनिक भवन मिले हैं। भवनों को बनाने में किसका ही प्रयोग करते थे? 1:2:3 और 1:2:4 की ईंटों का ही प्रयोग किया करते थे। अब बात करते हैं सरस्वती सिंधु सभ्यता की कला की। इस सभ्यता में धातु और मिट्टी की मूर्तियों का उल्लेख किया जाता है। इसके अतिरिक्त मोहरे, मनके और मिट्टी के बर्तन भी बनाए जाते थे। मोहनजोदड़ो से हमें प्राप्त खंडित पुरुष की 19 सेंटीमीटर की लंबी मूर्ति मिली है। ये आपका बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ये एक विशेष है कि मोहनजोदड़ो से हमें क्या मिला है विशेष, तो ये खंडित पुरुष की मूर्ति मिली है 19 सेंटीमीटर लंबी, जिसके बाएं कंधे पर आपने देखा होगा लेसन को पढ़ते हुए कि वो शॉल रखा है, सॉरी दाहिने कंधे पे, और उस पे 3 पतिया डिजाइन बना हुआ है जो बहुत प्रसिद्ध है। मोहनजोदड़ो से जो है विश्वविख्यात धातु की नर्तकी की मूर्ति भी मिली है। पुरुषों, स्त्रियों, पशु पक्षियों की मिट्टी की मूर्तियाँ भी हमें मिली हैं। पशु और पक्षियों में बैल, भेड़, बकरी, कुत्ता, हाथी, मोर, बत्तख, तोता और कबूतर मिलते हैं। ये पशु हैं मुख्य। इस सभ्यता में मोहरें मुख्यतः चौकोर या फिर आयताकार हमें मोहर मिलती हैं, जिन पर सूक्ष्म उपकरणों से पशु पक्षियों, देवी देवताओं एवं लिपि को अंकित किया गया। सेल, खड़ी, गोमेद, शंख, हाथी दांत, सोने, चांदी और तांबे के आभूषण मिलते हैं। जो आभूषणों में किस किस चीज़ के मिलते हैं? सेल घड़ी के, गोमेद के, शंख के या फिर हाथी दांत के, ये आभूषण बनाए जाए, और सोने, चांदी के, तांबे के। सरस्वती सिंधु सभ्यता का राजनीतिक जीवन कैसा था? तो माना जाता है कि सरस्वती सभ्यता में नगर राज्यों का संचालन किनके हाथों में होगा? पुरोहित शासकों के हाथों में। संपूर्ण संपत्ति जो है मंदिरों की होती थी।
विद्वानों का मानना है कि सरस्वती सिंधु सभ्यता के प्रशासन का संचालन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नामक दो राजधानियों से होता था। इस सभ्यता के राजनीतिक जीवन के अधिक साक्ष्य हमें प्राप्त नहीं हुए। तो दो राजनीतिक राजधानियां कौन हो सकती हैं इनकी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। अगर सामाजिक जीवन की बात करें, इन लोगों का सामाजिक जीवन कैसा था, तो इस सभ्यता का समाज अनेक वर्गों में विभाजित रहा होगा, ये अंदाजा है। नगरों को दुर्ग और आवास क्षेत्र में विभाजित किया जाता था। नगर दुर्गों में संपन्न व्यक्ति या शासक वर्ग निवास करता था और आवास क्षेत्र में सामान्य वर्ग। धोलावीरा के दुर्ग को दो भागों में बांटा गया है। यहाँ पे दुर्ग भी दो भागों में बंटा हुआ मिला। दुर्ग क्षेत्रों में सुरक्षा और विशेष सुविधाओं का ध्यान रखा जाता था। आवासीय क्षेत्र में व्यापारी, सैनिक, अधिकारी, शिल्पी और मजदूर रहते थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में आवासीय क्षेत्र में रक्षा प्राचीर भी आपको नहीं मिलेगी, इससे भी ये घिरे हुए नहीं है। बाकी जगह आपको रक्षा प्राचीर मिलती है, भारी दीवार मिलती है, लेकिन मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में नहीं है। किंतु कालीबंगा, लोथल, बनावली और धोलावीरा में भी किलेबंदी के साक्ष्य मिले, यानी यहाँ पे रक्षा प्राचीर है। इस सभ्यता के समाज में जो कौन कौन थे, कृषक हैं, कुम्हार हैं, बढ़ई, नाविक, श्रमिक, आभूषण बनाने वाले शिल्पी और जुलाही, ये जो महत्वपूर्ण लोग थे। इस सभ्यता के लोगों का जो इनके भोजन की बात करें तो क्या है, भोजन में जौ, गेहूँ, चावल, फल, सब्जियाँ, दूध, मांस भी खाते थे, जिसमें मांस में आपका मछली, भेड़, बकरी और सूअर का आ गया। खुदाई में आपको चूल्हे भी, सिलबट्टे आदि से भोजन पकाने और पीसने के भी प्रमाण मिलते हैं। भोजन के लिए किसका प्रयोग करते थे, थाली, गिलास, कटोरा और लोटा आदि का प्रयोग किया जाता था। इसके साथ साथ उस समय जो पुरुष और स्त्रियां दोनों ही क्या करते थे, आभूषण पहना करते थे। तो दोनों ही आभूषण पहनते थे। आभूषणों में मुख्य रूप से हार है, भुजबंद है, कंगन, अंगूठी पहनी जाती थी। धनी लोग सोने, चांदी, अर्धकीमती पत्थर, हाथी दांत आदि, और जबकि निर्धन लोग पक्की मिट्टी, हड्डी और पत्थर के ही आभूषण पहनते थे। वे मुख्य रूप से हाथी दांत के, कंगे और तांबे के शीशे का प्रयोग करते थे। स्त्रियां क्या करती थी, काजल और सुरमा सिंदूर भी लगाती थी। शतरंज का खेल और नृत्य इनके मनोरंजन के साधन थे। अगर मनोरंजन के साधन पूछा जाए तो शतरंज का खेल और नृत्य। इनके आर्थिक जीवन की बात करें तो सरस्वती सिंधु क्षेत्र बहुत अधिक उपजाऊ था। तो यहाँ के लोग मुख्य रूप से गेहूं, जौ, चावल, मूंग, मटर, सरसों, कपास, तिल, तेल आदि की खेती करते थे। तो कृषि इनका एक महत्वपूर्ण व्यवसाय था। विशिष्ट प्रकार की फसलें, फसल बोने की विधि, कृषि के उपकरण, सिंचाई व्यवस्था आदि उस समय के कृषि विकास को भी दर्शाती है। तो हमें बहुत सारी जानकारी कृषि के बारे में मिलती है, जिसमें आपको मेहरगढ़ से पत्थर की द्रांति मिली है, कालीबंगा से जोते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, बनावली से प्राप्त हल्का नमूना इसके सबूत हैं कि यहाँ पे खेती की जाती थी। इस सभ्यता में हमें पशु कौन कौन से मिलते हैं, बैल, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, कुत्ता, गधे और सुअर आदि ये प्रमुख रूप से पालते थे, और इनका प्रयोग दूध, मांस, खाल और ऊन के लिए होता था। इस सभ्यता के लोगों ने घोड़े और ऊंट को भी पालतू बनाया। इसके अलावा जंगली सुअर, चिंकारा, हिरण और नीलगाय आदि जानवरों के भी प्रमाण हमें मिलते हैं। यह सभ्यता वस्तुओं का आयात और निर्यात भी करती थी। इसके नापतोल की प्रणाली, मुद्राएं, यातायात के साधन भी मौजूद थे, और स्थल मार्ग से व्यापार बैलगाड़ियों के द्वारा और समुद्री मार्ग से व्यापार नावों के द्वारा होता था। तो नाव भी ये लोग बनाना जानते थे, और इसके साक्ष्य हमें लोथल में देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं इनका धार्मिक जीवन कैसा था, किन किन देवी देवताओं को मानते थे। तो इस सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे, मातृशक्ति की पूजा करते थे, जिसके साक्ष्य हमें नारी की मिट्टी की मूर्तियों और मोहरों पर नारी आकृतियों के अंकन से मिलते हैं, और मूर्तियों पर धुएं के निशान भी मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि कोई ना कोई चीज़ उनके सामने जलाई जाती होगी। इस सभ्यता के लोग पशुपति शिव की उपासना भी करते थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर जो है सींग वाले त्रिमुखी पुरुष को सिंहासन पर योग मुद्रा में बैठा हुआ दिखाया गया, यानी ये लोग योग के बारे में भी जानते थे, और योग भी इनके धर्म से जुड़ा हुआ एक अभिन्न अंग था। जिसके दाहिनी तरफ क्या बना हुआ, हाथी और बाघ, बाईं तरफ गैंडा और भैंसा दिखाए गए हैं। सिंहासन के नीचे दो हिरण भी खड़े दिखाए गए हैं। इस मूर्ति को किसकी मूर्ति माना जाता है, तो पशुपति की शिव की मूर्ति माना जाता है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि पशुपति शिव इनका एक देवता था, जिसकी ये पूजा करते थे। इस सभ्यता के लोग शिवलिंग की भी पूजा करते थे। इस सभ्यता के लोग मुख्य रूप से एक सींग वाले पशु, बैल, सांप और पीपल की भी पूजा करते थे। इस सभ्यता में योग का भी महत्व रहा होगा, और मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर में एक पुरुष की आकृति जो है पद्मासन मुद्रा में दिखाई गई है। और एक अन्य मोहर की बात करें तो वहाँ योग पुरुष की आधी आंखें खुली और नासिका के अग्रभाग पर ध्यान केंद्रित दिखाया गया। इस सभ्यता में मोहरों पर स्वास्तिक चिन्ह भी हमें देखने को मिलता है। अंतिम संस्कार की जो तीन विधियां प्रचलित थी, एक आपका पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार। पूर्ण समाधिकरण यानी जिसको पूरी तरह से दफना दिया जाता था, आंशिक समाधिकरण जिसको पत्थरों वगैरह से दफना दिया जाता या फिर खुला छोड़ दिया जाता और बाद में उसकी अस्थियों को इकट्ठा किया जाता, और दाह संस्कार का मतलब है कि उसको जला दिया जाता था। तो तीन तरह से ये जो अंतिम संस्कार करते थे। समाधि क्षेत्र जो है जहाँ भी ये पुरुष समाधि करते थे वो आपके नगर से बाहर होते थे। शवों का सिर जो उत्तर में रखते और पैर दक्षिण की ओर ये लोग रखते थे।
कंकालों के साथ क्या क्या दफनाते थे? मिट्टी के बर्तन, आभूषण और उपकरण आदि रखे जाते थे। अब बात कर लेते हैं इस सभ्यता का पतन कैसे हुआ। इस सभ्यता के पतन के एक नहीं बल्कि अनेक कारण उत्तरदायी रहे होंगे। अभी तक कोई हमें पक्का साक्ष्य नहीं मिला जो यह दर्शाता हो कि इस सभ्यता का पतन कैसे हुआ, लेकिन फिर भी कुछ कारण हैं जो नीचे लिखे गए हैं जिनके आधार पर कह सकते हैं कि इस प्रकार से ये सभ्यता पतन को प्राप्त हुई होगी। पहला, प्रशासनिक शिथिलता। बस्ती का आकार सीमित होने और स्वच्छता में कमी के कारण समाप्त हो गई, यानी कि प्रशासन में ढील आ गई और धीरे धीरे स्वच्छता आदि यहाँ कम हुई और भीड़ भड़क्का बढ़ा, जिसके कारण से ये सभ्यता धीरे धीरे समाप्त हो गई। जलवायु परिवर्तन भी इसका एक कारण हो सकता है। वर्षा कम होने के कारण सरस्वती नदी का पानी सूखने की वजह से इसका पतन हुआ होगा, क्योंकि यह सभ्यता कृषि पर आधारित थी और अगर वर्षा कम हुई है और नदियों में पानी नहीं है तो खेतीबाड़ी चौपट होगी, जिससे ये सभ्यता शायद पतन को प्राप्त हो गई हो। बाढ़ भी इसका एक कारण हो सकता है, क्योंकि मोहनजोदड़ो, चाहुंदड़ो, लोथल और भगतपुरा के उत्खनन में हमें बाढ़ के भी साक्ष्य मिले हैं, तो यह भी पतन का एक कारण हो सकता है। विदेशी व्यापार में गतिरोध, तो जो ये विदेशी व्यापार करते थे उसमें भी हमें गिरावट देखने को मिलती है, कमी आई है और जिससे आर्थिक ढांचा जो है कमजोर हो गया, तो इस कारण से भी बहुमूल्य वस्तुओं की स्थानीय उत्पादन की मांग बढ़ी और लोगों के जीवन स्तर में जो है भारी गिरावट आई, जिसके कारण से ये धीरे धीरे ग्रामीण संस्कृति की ओर अग्रसर हो गई और इस जो शहरी सभ्यता थी उसका पतन हो गया। इसके अलावा इसका अंतिम कारण एक महामारी भी ये भी हो सकता है, क्योंकि मोहनजोदड़ो से हमें 42 मानव कंकालों का अध्ययन किया और उससे ये पता चला कि 41 लोगों की मौत मलेरिया जैसी बीमारी से हुई है, तो ये भी इस सभ्यता के पतन का एक कारण हो सकता है कि शायद यहाँ कोई महामारी फैली हो जिसके कारण से बहुत से लोग मारे गए और इस सभ्यता का पतन हो गया। तो ये आपका यहाँ पे लेसन का रिवीजन होता है कंप्लीट। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन साथ के साथ दबा लें। तो ऐसे ही हम हर एक लेसन का क्विक रिवीजन वीडियो बनाएंगे। पहले 5 लेसन का ही बनाएंगे, उसके बाद आपके अन्य जो एसएसटी के सब्जेक्ट हैं उनकी भी हम क्विक रिवीजन वीडियो बहुत जल्दी लेके आ रहे हैं। तो आप हमसे जुड़े रहें और अपना रिवीजन करते रहें, पढ़ाई करते रहें, अपना ख्याल रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर, सभी को नमस्ते।